हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर थर्ड के बारे में। हमने जीएस पेपर फर्स्ट में देख लिया कि क्या क्या आता है ऑल ओवर टोटल डिस्क्रिप्टिव वे में, एक एक पॉइंट देख लिया कि जीएस पेपर वन में क्या क्या आता है। जीएस पेपर टू देख लिया हमने कि जीएस पेपर टू में क्या क्या आता है। आज हम जीएस पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आप श्रृंखला में देखें, सीरियल वाइज देखें तो पेपर प्रश्न पत्र नंबर 4 होता है। क्लियर, याद रखिएगा। परंतु जीएस का पेपर थर्ड है और हम सीरियल वाइज देखें, क्योंकि इससे पहले ऐसे के भी पेपर होते हैं, तो श्रृंखला वाइज सीरियल वाइज देखें हम तो ये जीएस पेपर फोर्थ है, सॉरी प्रश्न पत्र फोर्थ है, जीएस पेपर थर्ड है। क्लियर, तो जीएस पेपर थर्ड के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि जीएस पेपर थर्ड में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो चीज़ आज है वर्तमान समय में सस्टेनेबल क्या है कि वो आज भी रहे, हम भी उसे प्रयोग करें और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, वो भी उसका प्रयोग करें, हम इस वे में छोड़ के जाएं। सोचिए कि अगर हम ही सारा फ्यूल नष्ट कर जाएंगे, एनवायरनमेंट इतना ख़राब कर जाएंगे, चीज़ें इतनी स्तर तक ख़राब कर जाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या भोगेगी, क्या सुख भोगेगी, क्या कहेगी कि जो हमारे पूर्वज थे कैसे छोड़ के गए हैं, उन्हें क्या तरीका भी नहीं था। इसी कारण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि चीज़ें इस तरीके से प्रयोग की जाए, आज हम भी कर रहे हैं और हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी, और डिस्क्रिप्टिव वे में। और क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों ये सतत विकास शब्द निकल के आया, क्या रीज़न थे, ये सब हम बात करेंगे डिटेल में जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आर्थिक सामाजिक विकास अर्थात इकोनॉमिक्स। पहला सब्जेक्ट इसमें इकोनॉमिक्स आता है, अर्थशास्त्र जिसे आप कह सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स आएगा। साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्या साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खाली विज्ञान, आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक, साइंस एंड टेक आएगा। और थोड़ी बहुत आईएएस, अगर अर्थात आप आईएएस जिसे आप मोस्ट पोस्ट है, फिर बता रही हूँ, बस पोस्ट इतनी पॉपुलर है कि एग्ज़ाम को भी आईएएस एग्ज़ाम करके बोलने लगे। नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो अगर आप इसका पेपर देते हैं तो जो साइंस है 10th 12th वाली जो साइंस आती है, नॉर्मल जर्नल साइंस जो होती है, आप जिसे कहते हैं जर्नल साइंस, जो आप लूसेंट वगैरह से भी पढ़ के कवर कर सकते हैं, तो जर्नल साइंस के अगर थोड़े बहुत माइनर से क्वेश्चन आ गए, एक आध तो आ गया। वैसे वो पीसीएस स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपीएससी में पूछे जाएंगे। ये यूपीएससी के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए साइंस एंड टेक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये भी हम देखेंगे, ये इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार साइंस एंड टेक से दे दिए, उनका को ऐसा लगा कि ठीक है नहीं साइंस एंड टेक से इस बार चीज़ें ज़्यादा दे दिए, इस बार थोड़ा बहुत साइंस से भी पूछ लेते हैं, जनरल साइंस से, तो वो कुछ भी दे दें तो हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ये नहीं कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है इसको ही पढ़ लिए, इसको मत पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो ज़्यादा पोर्शन इस बार आया है उसका 1-2 आए और दूसरा वाला ज़्यादा आ जाए, तो पढ़ना सब कुछ पड़ता है। परंतु हाँ ये है कि लिमिट थोड़ी कम होती है जनरल साइंस की, साइंस एंड टेक के मुकाबले अगर आप देखें तो थोड़ी कम होती है, वो भी यूपीएससी के पेपर में। परंतु आप स्टेट पीएससी देखते हैं, स्टेट पीसीएस के पेपर देखते हैं आप, उनमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है जनरल साइंस से। परंतु अब तो जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, वो भी अपने आप को इतना अपग्रेड कर चुके हैं कि स्तर यूपीएससी का ही सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही स्तर कर लिया है। आप देखते हैं यूपीपीएससी में भी अब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखना पड़ता है, तो चीज़ें नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है, तो बड़े स्तर में बदलाव कर रहे हैं, वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक आता है, नॉर्मल जर्नल साइंस आप पढ़ सकते हैं, जर्नल साइंस और साइंस एंड टेक क्या, नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन सी मिसाइल, इस मिसाइल का क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप एग्जाम्पल स्वरूप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी साइंस एंड टेक में, अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। एनवायरनमेंट आता है, पर्यावरण आता है, जैव विविधता आता है, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर, सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी आती है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन अर्थात
डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड अर्थात बाढ़ आती है, सूखा, तूफान, चक्रवात, ये सारी चीज़ें को किसी भी तरीके की कोई आपदा आ गई तो वो आपदा आई कैसे, मानव निर्मित है या फिर पर्यावरण से किस तरीके से वो आपदा आई है, साथ ही साथ उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो इस तरीके से कि क्या ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि हमें पहले से ही चीज़ें पता चल जाए कि चेतावनी जारी करते हैं ना, बाढ़ आने वाली है, चक्रवात आने वाला है, तो ये सारा कुछ चीज़ें हम आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट आते हैं। एक हो गया इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, दूसरा हो गया साइंस एंड टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, थर्ड हो गया एनवायरनमेंट जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी आएगी, साथ ही साथ सिक्योरिटी सुरक्षा जैसे आप बोको हराम है, ये चीज़ें बड़े स्तर ये संगठन है, इस तरीके से पूछे भी कई बार पूछे गए हैं प्रीलिम्स वगैरह, मेंस में पूछ सकते हैं कहाँ का है बोको हराम, कहाँ का संगठन है आतंकवादी, जैसे नाइजीरिया का, तो इस तरीके से पूछते हैं। साथ ही साथ कि किस तरीके से हम अपने देश को बचा सकते हैं, किस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम इसमें। और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, ये सारे ऑल ओवर जीएस पेपर थर्ड में आता है। अब बात करते हैं इनके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट पे देखेंगे कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन सा टॉपिक है जो रिलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सब कुछ नहीं मांग रहे, वो ज्ञाता नहीं बना रहे हैं आपको, परंतु सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है, यानी कि आप में जागरूकता होना ज़रूरी है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स के यानी कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक बताए गए हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से संबंधित बातें की गई हैं। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, जो भी समावेशी विकास से उत्पन्न जो भी और विषय आता है और भी जो आयाम इसको छूते हैं वो सारी बातें। सरकारी बजट, आप देखते हैं बजट प्रकाशित होता है जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, क्योंकि बजट शब्द हम और आप आम भाषा में बोलते हैं, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, तो बिल्कुल नहीं, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो सरकारी बजट के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य फसलें, देश में किस तरीके के मौसम में कहाँ पर किस तरीके की फसलें होती है, धान की फसलें कहाँ होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, ये सारी फसलों के बारे में हम पढ़ते हैं। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, हमारे यहाँ कैसी सिंचाई प्रणाली है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं है, किस तरीके से कि ड्रिप सिंचाई क्या है, बहुत सारी स्प्रिंकल सिंचाई क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि उत्पाद का भंडारण करने के लिए क्या कमियां हैं, क्या हमारे पास इतना भंडारण है कि हम चीज़ों को रिजर्व करके रख सकते हैं, तो कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, यानी कि हम ई प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का, ऑनलाइन चीज़ों का किस तरीके से किसानों को फायदे के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जिसको लेकर काफ़ी सारा विवाद भी हो रहा है वर्तमान समय में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। आप देखते हैं वर्तमान समय में कहते हैं भाई इस ब्रीड के लिए ब्रीड अच्छी हो, ये इस चीज़ के लिए इसमें भी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से पशुओं की ब्रीडिंग में चीज़ें में कि वो बहुत सारी चीज़ें बड़े स्तर पर हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में कि हम कहाँ पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी नई नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके चीज़ों को बेहतर स्तर तक बना सकते हैं। तो इस बात की जानकारी भी हम इसमें पढ़ते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आप देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण, ये सारा हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। भारत में भूमि सुधार क्या है, आप पहले क्या था, अब किस तरीके से भूमि सुधार है, क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था, उदारीकरण क्या है,
उदारीकरण, निजीकरण। उदारीकरण यानी कि अपने देश में भी हम इतने उदार हो चुके हैं कि हम अपने देश में व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं। रिजिडनेस क्या होती है कि भाई नहीं, हम ही करेंगे, बस जो करेंगे, हमारे देश में कोई कंपनी नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी। तो उदारीकरण क्या होता है, हमने उदार, हम बहुत उदार हैं, कहते नहीं अपने यहाँ पे हमने आने दिया है, कंपनी आने दी है। तो यही कहा गया है कि उस उदारीकरण का क्या अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट रहा है। तो उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, जो भी औद्योगिक क्रांति हुई कब हुई थी, अब वर्तमान समय में क्या, किस तरीके से क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस औद्योगिक क्रांति में। तो औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, ये सारी बातें पढ़ते हैं हम पेपर 3 में। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया। तो ये सारी क्या है, नीड है। अगर आपको कहीं कंपनी लगानी है, कंपनी लगाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सीधे कोई आपके यहाँ पे कंपनी लगा लेगा, पहले वो ये वहाँ का माहौल, उनका एनवायरनमेंट, वो बुनियादी ढांचा भी देखेगा ना कि अगर मुझे कहीं कुछ चीज़ इस्टेब्लिश करनी है तो क्या वो मेरे अनुकूल है। जिस तरीके की मैं कंपनी कोई कुछ भी लगाना चाहता हूं तो वो उसके अनुकूल है। सबसे पहले अनुकूलता से भी सबसे पहले देखेगा कि आवागमन का रास्ता कैसा है, क्या वो अच्छी सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक है मेरी कंपनी लगाने के लिए। तो यही कुछ बुनियादी ढांचे होते हैं। तो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह हो गए, सड़क, विमानपत्तन, यानी कि आप देखते हैं बंदरगाह, अब हमारे जो पानी के जहाज होते हैं उनसे भी बड़े स्तर का व्यापार किया जाता है, आवागमन होता है, यहाँ से वहाँ सामान ले जाया जाता है, रेलवे आदि। तो ये सारी चीज़ें हम बुनियादी ढांचे के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहते अभी वर्तमान समय में मुद्दा भी उठ रहा था, रेलवे का निजीकरण ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये सारे मुद्दे टोटल हम इसी के तहत पढ़ेंगे। निवेश मॉडल, कि किस तरीके से हमारे देश में इस तरीके का मॉडल हो कि निवेश ज़्यादा आए, ज़्यादा निवेश किया जाए। तो निवेश मॉडल के बारे में बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर साइंस एंड टेक, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, यानी कि हमारे साइंस एंड टेक का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हमारे पर डे के जीवन पर, रोज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है कि अगर रोबोट आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाती है तो क्या इंसान पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये रिश्ते मजबूत होंगे या टूट जाएंगे। क्योंकि फिर सब काम करने के लिए पैसा कमाओ, रोबोट रख लो तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। रिश्ते वैसे ही आजकल के समय में इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, विश्वास कम हो रहा है, कहाँ बचे हैं। तो ये सब चीज़ें कि क्या इम्पैक्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक का हमारे जीवन पर क्या प्रयोग पड़ा, क्या अर्थात क्या प्रभाव रहा है, नेगेटिव में क्या रहा है, पॉजिटिव में क्या रहा है। तो दोनों आयाम पूछते हैं उनके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, हमने क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं साइंस एंड टेक में। देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास तथा नई नई प्रौद्योगिकी, यानी कि भारतीय वे में, देशी वे में क्या प्रौद्योगिकी का विकास रहा है और साथ ही साथ नई नई प्रौद्योगिकी, और हम क्या अचीवमेंट्स कर रहे हैं। तो ऑल ओवर ये बात है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने स्तर पर कितना विकास कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय में जागरूकता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि हम कोई चीज़ अगर बनाते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो क्या हम जागरूक है कि इसका पेटेंट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। कहते हैं ना, समय समय पर एक रिपोर्ट भी जारी होती है कि सबसे ज़्यादा पेटेंट इस देश के हैं, अमेरिका के हैं या यहाँ के हैं। भारत इस स्तर पर कितना जागरूक है कि पेटेंट होनी चाहिए, चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कितनी चीज़ें हैं जो भारत ने पेटेंट नहीं करवाई अभी भी, सिर्फ मतलब जागरूकता कितनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर। तो ऑल ओवर ये सारी बातें हम देखते हैं इसमें। पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, जो आजकल एनवायरनमेंट इतना प्रदूषण, आप देखते हैं ना, पॉलीथीन नहीं यूज़ करनी है, इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता रहता है, मृदा क्षरण हो रहा है। तो ये सारी बातें, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर समय से लेकर। कहते नहीं, आप देखते हैं दिवाली के आसपास धुंध सा हो जाता है सारा चीज़ें, तो क्या वो कोहरा होता है? नहीं, वो तो स्मॉग होती है, जो हमारे और आपके लिए हानिकारक बहुत है, सभी के लिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, सबके लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या समय के साथ एनवायरनमेंट पर हम जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पर्यावरण पर पड़ रहा है और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें
आपदा और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कि क्या आपदा है क्या, और साथ ही साथ उसका प्रबंध कैसे करें। आपदा आने से पहले ही हमें सूचना मिल जाए, अगर आपदा आ चुकी है तो जल्दी से जल्दी हम कैसे कवर अप कर सकते हैं उससे। तो आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी लेते हैं। विकास तथा फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, एक स्तर पर आप देखते हैं बहुत स्तर पर, बड़े स्तर पर विकास हो रहा है, दूसरे स्तर पर आप उग्रवाद भी देखते हैं, बड़े स्तर पर उग्रवाद बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं हम इसमें, सुरक्षा सिक्योरिटी में। विकास तथा फैलते उग्रवाद के बीच संबंध ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि देश के अंदर की सुरक्षा के बारे में आप देखते हैं बड़े स्तर पर नक्सलवाद फैल रहा है जम्मू कश्मीर में या कहीं भी। अब तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ पर्टिकुलर इस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में नहीं, आपने कुछ समय पहले देखा दिल्ली में भी दंगे हुए थे। तो क्या है आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे क्या कर रखा है, कैसे हमारे सुरक्षा प्रबंधन है आंतरिक के लिए। बाहर तो जब देखेंगे, जब अंदर हमारी सुरक्षा रहेगी, आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर वाले लोगों को कैसे संभाल पाएंगे। तो यही बात करते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, यानी कि जो भी संचार नेटवर्क है, आप देखते हैं साइबर क्राइम बढ़ रहा है बड़े स्तर पर। एक दूसरे की जो भी गुप्त बातें हैं, गुप्त सूचनाएं इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश, यहाँ से वहाँ पहुँचाई जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से नेटवर्किंग बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं, उसके नुकसान भी बहुत सारे निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ फ़ायदा हुआ है। और अब बड़े स्तर पर देखेंगे नुकसान ज़्यादा नज़र आने लगे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाती है तो याद रखना अति हमेशा दुर्गति में परिवर्तित होती है। चलिए देखते हैं, एक बैलेंस बना के चलना हर चीज़ में ज़रूरी है। तो संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका। इसमें मीडिया की कितनी भूमिका है, मीडिया किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसकी सही भूमिका क्या है, नेगेटिव में कितनी भूमिका जा रही है। तो यही चीज़ है कि मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका देखते हैं ना। समय स्तर पर ये चीज़ बैन कर दी गई, ये साइट बैन कर दी गई क्योंकि समाज में इम्पैक्ट गलत पड़ रहा था, बच्चे हो रहे। तो यही चीज़ कि साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन तथा इसे रोकना। धन शोधन क्या होता है, हवाला। आप कहते नहीं, एक मनी लॉन्ड्रिंग जिसे आप कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में पैसा पहुंचाना, वो भी इनलीगल तरीके से। इनलीगल तरीके से पैसा किस लिए पहुंचाया जाता है, गलत काम के लिए। उग्रवाद बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, बड़े स्तर पर होता है। तो धन शोधन होता है बड़े स्तर पर, एक देश से दूसरे देश पैसा पहुंचाया जाता है। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि धन शोधन क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। जैसे अभी मोदी जी ने लागू किया था ना कि आज 12 बजे से नोट सारे बंद हो जाएंगे। तो एक ये कदम उठाया था इसी के लिए कि हम धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग रोक सके, या साथ के साथ ये चीज़ रोक सके कि नकली नोट जो दूसरे देश से करेंसी आती है चीज़ें, उनको भी रोक सके। तो वो भी एक कदम था इस दिशा में, आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, जो हमारे आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र हैं तथा उनका प्रबंधन। संगठित अपराध क्या होते हैं, यानी कि मिलकर जो अपराध किए जाते हैं संगठन के तौर पर। जैसे नक्सलवाद है, एक संगठन है, संगठित तौर पर अपराध हो रहा है। अब को बहुत से अलग अलग भी करते हैं पर्सनल स्तर पर। तो संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध क्या है। संगठित अपराध क्या है, यानी कि संगठित क्या, एक से ज़्यादा व्यक्ति जिस काम को मिलकर करते हैं। और पूरा आतंकवाद क्या है, तो संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। साथ ही साथ विभिन्न सुरक्षा बल, जितने भी हमारे फोर्सेस है, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित तथा उनके अधिदेश। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें। CRPF हो गई, तो ये सारी चीज़ें, उनसे संबंधित संस्था कौन सी है। तो ऑल ओवर ये सारी बातें थी GS पेपर 3 में। ठीक है, पेपर मैं फिर आपको कह रही हूँ कि अगर देखने में बहुत बड़ा है, अगर आप रियलिटी में ईमानदारी से डेडिकेटेड हैं कि नहीं मुझे UPSC क्लियर करना है, तो वाकई में अगर आप सच्चे मन से एक बार स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे, वो भी इंटरेस्ट से, ईमानदारी से, प्यार करना है तो अपने स्टडी के साथ करो, अपने कर्म के साथ करो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और मंजिल पर भी पहुँचाएगा।
सारी चीज़ों की जड़ है ये चीज़। यानी कि अगर आपको प्यार करना ही है, मन लगाना ही है, तो अपनी किताबों से लगाओ, और जिस दिन मन लगाओगे ये आपको कभी धोखा नहीं देंगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी, आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर कह रही हूँ कि चीज़ें देखने में बड़ी हैं, परंतु जब आप एक बार ईमानदारी से सोच लेंगे कि मुझे तैयारी करनी है, तो पता भी नहीं चलेगा कब समय बीत गया और आपको ने सब कुछ पढ़ लिया और एक बेहतर तरीके से तैयारी हो गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।